हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज इस वीडियो सीरीज में, इस चैप्टर की सीरीज में बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डीएनए को फाइनली कैसे एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया गया स्पष्ट रूप से। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां पर डीएनए और प्रोटीन का कॉम्पिटिशन हो गया था कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग समझ जाएंगे, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग समझ जाएंगे कि डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। दैट इज हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग अभी इसमें यह भी पढ़ लेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है और आरएनए वर्ल्ड क्या है। तो यहाँ तक के टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो मैककार्डी मैक्लाइड का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्लियर क्यों नहीं हो पाया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अभी भी क्लियर नहीं हुआ। बोलोगे क्योंकि सर उन्होंने एंजाइम यूज किया था और एंजाइम खुद प्रोटीन है और प्रोटीन यूज करके आप बोल रहे हो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हर जगह पे प्रोटीन ही तो यूज कर रहे हो, यहां पर भी प्रोटीन यूज करो, बोल लो डीएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये प्रूफ नहीं हो पाया अभी भी स्पष्ट रूप से कि जिसके ऊपर कोई शंका ही ना हो। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? ये बात समझ में आई कि इसको डिसप्रूफ क्यों किया गया? क्योंकि आप प्रोटीन यूज करके बोल रहे हो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। बगैर प्रोटीन यूज करे बताओ। तब एक भैया हार्शी और चेज एक्सपेरिमेंट आता है। इसने बिल्कुल अनइक्विवोकल मैनर में प्रूफ कर दिया कि भाई, लास्ट टॉपिक है आज का, इस वीडियो का ध्यान देना, ठीक है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या किया? इन्होंने दो तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए। एक लिया फास्फोरस फॉस्फेट और एक लिया सल्फर और फास्फोरस। दोनों रेडियो एक्टिव थे। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मिशेल्सन स्थाल एक्सपेरिमेंट, वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, उनकी डेंसिटी ज्यादा थी। वहां पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाएगा, यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी होगी, है ना। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर यूज हो रहा है, फास्फोरस यूज हो रहा है, वहां पे नाइट्रोजन यूज होगा, सल्फर। तो सल्फर, अब सल्फर पाया कहाँ जाता है? तो बोला गया सल्फर को ही चूज किया गया क्योंकि प्रोटीन में सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल प्रोटीन में होता है और फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल और केवल डीएनए में होता है। डीएनए में सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर ये सल्फर कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड है, मुख्यमंत्री महोदय, सिस्टीन और मेथियोनिन, सीएम। सिस्टीन और मेथियोनिन दो अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें क्या होता है, सीएम के पास क्या है, सल्फर है, ठीक है। और फास्फोरस सर कहाँ पे होता है? सर फास्फोरस तो बैकबोन का पार्ट ही है? ये तो बैकबोन का ही पार्ट है। क्लियर? अब कुछ बैक्टीरियोफाज उन्होंने डेवलप किए, उनको ट्रीट कराया ऐसे मीडिया से जहां पर केवल सल्फर जो था वो रेडियो एक्टिव था, ठीक है। S35 था, P32 था, ठीक है, जो रेडियो लेवल थे, इसमें रेडियो एक्टिविटी थी, ठीक है। तो अब हमको पता होना चाहिए कि अगर बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये इसकी कोट हो गई और ये बनती है प्रोटीन की, बनती है प्रोटीन की, कोई दिक्कत? इसके अंदर होता है डीएनए और वो डीएनए का है, वो होता है डीएनए, ठीक है। प्रोटीन के बाहर कोट रहती है, बात समझो। प्रोटीन की क्या रहती है? बाहर की ओर कोट रहता है और अंदर होता है डीएनए। तो जब इन्होंने सल्फर वाले मीडिया से ट्रीट किया, या सल्फर वाला मीडिया में ग्रो किया, तो कोट के अंदर केवल रेडियो एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि कोट कहां पे होता है? प्रोटीन में। कोट कैसे बनता है? प्रोटीन से, और प्रोटीन में क्या है? सल्फर, और सल्फर क्या है? रेडियो एक्टिव। यहाँ पे फास्फोरस नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे केवल सल्फर है, फास्फोरस नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में इधर केवल फास्फोरस है, सल्फर नहीं है, यहाँ केवल सल्फर। तो यहाँ पे कोट के अंदर केवल रेडियो एक्टिविटी देखी गई। बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कराया गया, शेक किया गया हल्का सा, कोट हट गया और अंदर चेक किया गया
तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल। एक्चुअली में जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यहाँ पर दो चीज बनती है, ऐसे एक प्रेसिपिटेट बनता है और एक सुपरनेटेंट बनता है। ऐसे सुपरनेटेंट काय का बनता है, जो हल्का होता है, और प्रेसिपिटेट काय का बनता है, जो वजन होता है, भारी होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में भारी क्या होंगी, बैक्टीरिया की सेल, और जो बैक्टीरियोफाज का कोट होगा वो हल्का होगा। तो हमने मान लिया कि जो सुपरनेटेंट होगा उसमें बैक्टीरियोफाज होगा, बैक्टीरियोफाज की कोट होगी, ठीक है। और बैक्टीरिया की जो सेल होगी वो क्या होगी, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे रहेगी। प्रेसिपिटेट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, सुपरनेटेंट में मिल रही है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया, इसके जस्ट रिवर्स मिला, ठीक है। तो यहां से यह प्रूफ हुआ कि डीएनए के अंदर ही डीएनए जाके बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है और वही इन्फेक्शन करता है, वही अपना नंबर बढ़ाता है। डीएनए का कोड जो बोल सकते हो बैक्टीरियोफाज का जो नंबर है वो बढ़ जाता है, रेप्लिकेट करता है। नंबर बढ़ने का मतलब रेप्लिकेट करना, और रेप्लिकेट कौन करता है, जेनेटिक मटेरियल। रेप्लिकेट कौन कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल। और इस बैक्टीरियोफाज में क्या था, डीएनए था एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हमको पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब फिर क्वेश्चन आ रहा सर, यहां से क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था जो अनइक्विवोकल मैनर में प्रूफ करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आप बोलोगे हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। लेकिन फिर सर के पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर कुछ बैक्टीरियोफाज तो आरएनए वाले भी होते हैं, वो भी तो जेनेटिक मटेरियल उनका आरएनए है केवल, वो कैसे प्रूफ हुआ। तब अब प्रोटीन, तो यहां से यह क्लियर होगा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जिसमें कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब कंपटीशन में केवल दो बचे, डीएनए और आरएनए। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, प्रूफ हुआ कि हाँ कुछ बहुत थोड़े से केसेस में जो कि स्पेसिफिक वायरसेस है वहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बाकी सब कहीं पे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। पढ़ लेते, एक दो लाइन लिखी हुई है, पहला तो समझ में आ ही गया है। कंक्लूजन आया, डीएनए नॉट प्रोटीन। इसने ये नहीं बोला है, ध्यान देना, हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बोला कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसने ये बोला है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्लियर, इसने ये नहीं बोला कि आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, इसने केवल यही बोला कि प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इंटर द बैक्टीरियल सेल एंड डायरेक्टेड वायरल रिप्रोडक्शन, अंदर जाकर के रेप्लिकेट हो रहे हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें लड़ाई होती है डीएनए और वायरसेस में, ठीक है। एक दो स्लाइड बची, बस खत्म है आज का। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए और वायरसेस है, तो सॉरी आरएनए और डीएनए है, दो होते हैं। तो बोला जा रहा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल क्लियरली प्रूव्ड बाय द एल्फर्ड और हार्शी एंड माठा-चेज, इन लोगों ने बताया। लेकिन कुछ केसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए मैंने पहले बोला रेप्लिकेट कर सकते हो, केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो स्टेबल होते हो, बहुत ही धीरे स्लोली म्यूटेबल हो, क्योंकि म्यूटेबल आरएनए भी है लेकिन वो बहुत तेज म्यूटेट होता है। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब कुछ प्रोटीन बनाता हो, अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हो। डॉक्टर अपने आप को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, जब डॉक्टर के यहाँ से आते हो बोलते हो डॉक्टर बहुत अच्छा था, डॉक्टर की आप दवा खाते हो फिर बोलते हो डॉक्टर बहुत अच्छा था, क्या करते हैं आप, अरे दवा खाते हैं। डॉक्टर अपने आप को दवा के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है ना। डॉक्टर मतलब डीएनए, जो पर्चा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया वो आरएनए, और दवा दिखाई गए मेडिकल स्टोर राइबोसोम, और उसने दिया दवा वो प्रोटीन। तो डॉक्टर का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो रहा है, मेडिसिन के फॉर्म में। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। डीएनए का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन के फॉर्म में, फाइनल एक्सप्रेशन प्रोटीन ही है ना, ठीक है। अभी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है डॉक्टर वाला, वहां पे बताएंगे, सबका नाम उसमें सबका काम दिखा देंगे। वो मेडिकल स्टोर में पर्चा लेके जाते हो, काउंटर पे कोई बैठा होता है उसको पर्चा देते हो, फिर वो अपने एक छोटू को पर्चा देता है कि जाओ लेके आओ, फिर वो दवाइयों का पूरा पूल बना है, वहां से दवाइयाँ लाता है, वो अमाइनो एसिड पूल है। वो जो छोटू गया है वो टीआरएनए है, जो पर्चा रिसीव कर रहा है काउंटर पे वो आरआरएनए है। तो वो पूरा भी अच्छे समझेंगे उस चीज को। बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रिफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए जो है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए स्टेबल है।
और आरएनए फिर सर काहे के लिए? आरएनए ट्रांसमिशन के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो तेजी से काम कौन करेगा? आरएनए। और स्टोर करना है तो डीएनए। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर स्टोर करना है बहुत सारा तो आप गेहूं स्टोर करोगे, और तुरंत यूज करना है तो आटा रखोगे एक्सप्रेस फॉर्म में। गेहूं का मेन एक्सप्रेशन क्या है? रोटी, और रोटी बन कहाँ से रही है? आटे से। तो एक्सप्रेशन कहाँ से हो रहा है? आटे से। आटा बहुत सारा बना के नहीं रख लोगे 2-2 साल तक, क्योंकि एकदम से आटा पिसा के 2 साल खराब हो जाएगा। गेहूं नहीं खराब होगा। तो स्टोरेज कौन कर रहा है? गेहूं, दैट इज डीएनए। और एक्सप्रेस किस फॉर्म में हो रहा है? बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, ऑलरेडी इतना पढ़ लिया, सब पहले से पता है। शुगर डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। नाइट्रोजनस बेस थाइमीन नहीं होता है। ठीक है। स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड मोस्टली, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड मोस्टली। हेलिक्स स्ट्रक्चर राइट हैंडेड, इसमें कोई मतलब नहीं है इससे, इनके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोग अभी टीआरएनए का अलग क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पढ़ोगे, डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए में हमेशा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। लोकेशन न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में। बोलो डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, गलत बोल रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, इसके अलावा न्यूक्लियस में। ठीक है। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस तो है नहीं। ये कहाँ पे रहता है? साइटोप्लाज्म में भी रहता है, और अगर ताजा ताजा बना हुआ है एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, तो वो कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। या टीआरएनए भी, जो भी डीएनए से डायरेक्ट आरएनए बना है वो क्या है? न्यूक्लियस में। तो ये दोनों जगह रह सकते हैं। स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? केवल डीएनए से आरएनए बनाता है। वो आरएनए कोई भी हो सकता है, वो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए है ना, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, पीआईआरएनए, कुछ भी हो सकता है। एक ही टाइप का डीएनए हो रहा है। ये 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हायर एजुकेशन, जब हायर जाओगे तो और भी तरह के आरएनए होते हैं। ठीक है, पहले से पता है। सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ये नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, लेकिन नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग केवल एनसीईआरटी में है। अभी मैंने बताया आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट भी करा सकता है, लेकिन वो वायरसेस में है और वो बड़ा ही लिमिटेड केस है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने वहीं पे मेंशन किया था। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस खत्म होता है। एक और लास्ट बचा हुआ है कि आरएनए वर्ल्ड क्या है। क्वेश्चन ये लास्ट आता है कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल फिर कौन है? अभी तो जीत गए दोनों की, भैया आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है। बोला जा रहा जब अर्थ बनी होगी, जब लाइफ इवॉल्व हो रही होगी, तब पहला जेनेटिक मटेरियल कौन रहा था? तो था आरएनए। बोला क्यों? बोला कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए एंजाइम चाहिए ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, डीएनए को भी खुद को एक्सप्रेस करना है, आरएनए बनाना है, तो उसको एंजाइम चाहिए। और उस समय एंजाइम नहीं था। एंजाइम इनिशियल जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी, उस समय एंजाइम का रोल कौन प्ले कर देता था? आरएनए खुद कर देता था इन द फॉर्म ऑफ राइबोजाइम। तो बोला गया आरएनए जो है वही पहला जेनेटिक मटेरियल है। पहले का मतलब आप में पहला नहीं, जब लाइफ इवॉल्व हो रही होगी। ठीक है, डीएनए से पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना, जेनेटिक मटेरियल था। बोलना आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब कहां से हो रही है? ये अराउंड द आरएनए ही हो रही है। क्यों? क्वेश्चन जा रहा है सर ये क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस करनी हो, चाहे मेटाबॉलिज्म करनी हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन करना हो, चाहे ट्रांसलेशन करना हो, कोई भी प्रोसेस आप करना चाह रहे हो, वहां पर रिक्वायरमेंट है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम। क्लियर? एंड एंजाइम इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट इन केस ऑफ राइबोजाइम आरएनए इटसेल्फ परफॉर्म द कैटालिटिक बिहेवियर या कैटालिटिक प्रोसेस, एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। तो एक ही लाइन है यहाँ पर,
क्या लाइन है कि आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसलिए हमने उसको पहला जेनेटिक मटेरियल माना, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस करानी है देयर इज अ नीड ऑफ एंजाइम, हेंस अनस्टेबल, इसलिए अनस्टेबल भी है। Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical। अब DNA RNA में ही कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ होगा। क्या केमिकल सर मॉडिफिकेशन हुआ होगा? ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, दिखा देता हूँ, मजा आ जाएगी। थक गए होगे तो मजा नहीं आएगी, बट मजा तो लेना ही है जीवन में। आ जा भाई, आ गया, नहीं आया, अब आया। देखो DNA और RNA में अंतर क्या है? यूरेसिल, थाइमिन, दोनों फोटो में अंतर देखो क्या है, दोनों की फोटो में ये अंतर है। पक्का? बाकी सब तो सेम है, जबरदस्ती यहां कर रही हो। क्या है? 5 मिथाइल। अगर हम इसको बोले तो ये और ये सेम है, अगर इसी में हम लोग CH3 ग्रुप लगा दे तो ये थाइमिन हो गया। तो यूरेसिल का एक नाम और है, सॉरी थाइमिन का एक नाम और है, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या पता चला कि आरएनए में एक छोटा सा मैंने कन्वर्जन बताया, और भी बहुत सारे कन्वर्जन हुए हैं। आरएनए में ही यूरेसिल वाले केस में 5 पोजीशन पे मिथाइलेशन हुआ होगा किसी एंजाइम के पार्टिसिपेशन से, और वो काय में चेंज हो गया होगा? डीएनए में। आरएनए की राइबोस में डीऑक्सी प्रोसेस हुई होगी, जिससे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप से O हट गया होगा, और वो काय में चेंज हो गया होगा? आरएनए से डीएनए में। तो कैसे हुआ? आरएनए से डीएनए चेंज हुआ है। क्लियर? सेटिस्फाई हो गई इस बात से? तो बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे कारण है, अभी आप लोग बहुत छोटे हो तो अभी वो कारण जानने की जरूरत नहीं है। ठीक। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंड होता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करता है जनरली, तो उसमें रिपेयर करने की भी क्षमता है। कैसे? वो अभी आगे पढ़ेंगे। मान लेते ए है, AGTC, ठीक है। मान लेते किसी वजह से ये हट गया, ए हट गया, ठीक। तो अब हट गया तो एक्सप्रेस कैसे होगा? तो यहाँ पे रिपेयर करेंगे, फिर से यहाँ पे ए लाया जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, या हो सकता है पूरा डाइमर बना के हटा दिया जाए। बहुत सारे तरीके हैं डीएनए रिपेयर के, ये डीएनए में ही पॉसिबल है। अच्छा, टी के सामने ए लाया जाए, ये तभी पॉसिबल है जब डबल स्टैंडर्ड हो, कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो। अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता और यहां से ये मान लेते हैं सिंगल स्टैंड ही होता, मान लेते हैं ये सिंगल स्टैंड होता, सी हट जाता। अब यहाँ पे सी ही लाना, क्या लाना, कैसे पता चलता? तो ये वाली लाइन भी यहाँ पे क्लियर होती है। सारी लाइन एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी से मैच मिलेंगी, और वही पूछा जाता है। कुछ एक क्वेश्चन है, कितने हैं? बस 3 है। बताइए भैया, पढ़िए इसको। हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट में विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज यूज्ड टू लेबल डीएनए? फास्फोरस P32। अच्छा ध्यान रखना, 32 की बात हो रही है, याद रखना। हो सकता है कहीं पे P30 भी दे दे, तब कंफ्यूज ना होना। P32 है, पूरी बात बोल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल यूजिंग बैक्टीरियोफाज? हार्शी-चेज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? केवल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो आसान क्वेश्चन, इतनी देर लगो। राइबोस। इससे प्रूफ होता है कि आप लोग कुछ सीखे हो आज।